जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान पाठ 4 जिसका नाम है व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। व्यक्तित्व व्यक्ति के शील और गुणों का मिला जुला रूप है। व्यक्तित्व के अध्ययन की अनेक सारी विधियां हैं। उन विधियों में हमने प्रारूप उपागम और विशेषक उपागम के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया था। इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व के अध्ययन की मनोगतिक उपागम मतलब व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो मनोगतिक उपागम मतलब मनोगतिक जो विधि है, उपागम का मतलब होता है विधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व के अध्ययन के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो मनोगतिक उपागम है, इस उपागम के जनक या प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड जो एक मनोचिकित्सक थे। सिगमंड फ्रायड जो एक मनोचिकित्सक थे, इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक या संस्थापक माना जाता है। सिगमंड फ्रायड जो एक पेशे से चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, अपने अध्ययन में चिकित्सा के दरमियान इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी मानसिक रोग से ग्रसित है, किसी मानसिक कष्ट या पीड़ा से पीड़ित है, तो सम्मोहन विधि के द्वारा उस व्यक्ति के सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। सिगमंड फ्रायड ने सम्मोहन विधि के द्वारा ही व्यक्ति के सारे व्यवहारों को जानने का प्रयास किया था। अतः सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक या पिता माना जाता है। व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के मन का अध्ययन करने वाला है जो पहले मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। मतलब सिगमंड फ्रायड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मन का और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने का काम किया। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के मन को गत्यात्मक माना और फ्रायड के अनुसार मन की या व्यक्तित्व की दो पहलू हैं। पहला मन के गत्यात्मक पहलू, दूसरा मन के स्थल रूप रेखीय पहलू। मन के जो गत्यात्मक पहलू हैं उसमें इदम मतलब ईड, अहम मतलब ईगो, परम अहम या पराहम मतलब सुपर ईगो। मतलब मन के गत्यात्मक पहलू के अंतर्गत इदम, अहम और पराहम या परम अहम को रखा गया है। इदम को अंग्रेजी में ईड, आईडी, अहम को ईगो और पराहम को सुपर ईगो कहते हैं। दूसरा स्थल रूप रेखीय पहलू। तो मन के स्थल रूप रेखीय पहलू में मन की 3 अवस्थाएं हैं या चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। पहला चेतन अवस्था, दूसरा उपचेतन अवस्था
तीसरा अचेतन अवस्था। आइए क्रमिक रूप से इन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी ले। नंबर 1, इदम। इदम जो मन के गत्यात्मक पहलू है। इदम यह मानव के समस्त मनोजैविक शक्ति का मूल स्रोत है। मानव के समस्त मनोजैविक शक्ति का जो मूल स्रोत है वह इदम है। और इदम का संबंध आवश्यकताओं, कामेक्षाओं, आक्रामक आवेगों के तत्काल संतुष्टि से है। मतलब ईद व्यक्ति की वैसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है, अपनी कामेक्षा सेक्सुअल वांट्स को तुरंत पूरा करना चाहता है, तत्काल में पूरा करना चाहता है। जो सुख के सिद्धांत पर, मतलब ईद जो है वह केवल और केवल सुख के सिद्धांत पर काम करता है। सुख की प्राप्ति कैसे होगी, जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, कि केवल इसी बात पर इदम फोकस करता है। इदम का संबंध नैतिकता से नहीं है, केवल सुख से इसका संबंध है। अतः यह केवल सुख के सिद्धांत पर काम करता है। सामाजिकता के दृष्टिकोण से इदम को एक नकारात्मक ऊर्जा माना जाता है। दूसरा है अहम, मतलब ईगो। अहम मतलब ईगो का विकास, ईगो की शुरुआत ईड से होती है। ईड व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। मतलब ईद का, अहम का संबंध व्यक्ति के मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। अहम व्यक्ति की इच्छाओं और वास्तविकता के बीच संबंध को स्थापित करता है। मतलब अहम जो है व्यक्ति की इच्छा अच्छी भी हो सकती है, इच्छा बुरी भी हो सकती है। मतलब इच्छाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती हैं। तो इच्छा और वास्तविकता में यह रिलेशनशिप संबंध की स्थापना करता है। चूंकि यह वास्तविकता को मानकर चलता है, अतः अहम को मन का मुख्य शासक माना जाता है। मतलब मन का मुख्य शासक किसे कहते हैं, तो अहम को मन का मुख्य शासक के नाम से जानते हैं। तीसरा है पराहम, इसे परम अहम भी कहते हैं। अंग्रेजी में पराहम को सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। सुपर ईगो, इसका संबंध व्यक्तित्व के नैतिक शाखा से है। मतलब पराहम की भावना से वशीभूत व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले नैतिकता और अनैतिकता बातों को ध्यान में रखती है। अगर काम अनैतिक हो, चाहे वह उससे कितना भी लाभ क्यों न हो, तो वह व्यक्ति अनैतिक कार्यों को नहीं करता है। लेकिन वह नैतिक हो तो नैतिक कार्य की ओर अग्रसर होता है। मतलब पराहम की भावना से ग्रसित व्यक्ति नैतिक और अनैतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर ही किसी कार्य को करता है। अब है मन की जो स्थल रूप रेखीय अवस्था। हमने कहा था मन की स्थल रूप रेखीय अवस्था के भी 3 पहलू हैं। पहला है चेतन अवस्था। चेतन अवस्था, इसका संबंध वर्तमान चेतना से। यह वह स्तर है जिसमें व्यक्ति को अपने अतीत के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में पूरा ज्ञान होता है। चेतन अवस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान में जीता है। उसे अपनी हर बातों का, चाहे वह बात अतीत में ही क्यों न घटा हो या वर्तमान में घट रही हो, उसके बारे में पूरा उसे ज्ञान होता है। तो इस अवस्था को हम चेतन अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी अवस्था उपचेतन अवस्था। उपचेतन अवस्था को हम पूर्व चेतन अवस्था के नाम से भी जानते हैं। उपचेतन अवस्था में वैसी मानसिक क्रिया आती है। उपचेतन अवस्था मन की वैसी अवस्था है जिसका ज्ञान तब होता है। उपचेतन अवस्था वैसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति को किसी विषय के बारे में ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति जागरूक होता है। अगर जागरूक नहीं होगा
तो उसे किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी। जैसे एक बच्चा वर्ग में बैठकर अध्ययन कर रहा है, अगर अध्ययन के दरमियान अपनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां को स्थिर रखकर शिक्षक की बातों को पूर्णतः सुनता है ध्यान से, और जब शिक्षक अचानक उसे खड़ा करा करे प्रश्न कर देता है, अगर वह उत्तर दे देता है तो उसे चेतन अवस्था कहेंगे। लेकिन क्लास में भी रहकर एक बच्चा विषय वस्तु को सुना, लेकिन शिक्षक पूछा तो खड़ा होकर थोड़ा देर घबराया, लेकिन थोड़ा कोशिश करने के बाद यदि उस शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे देता है तो मन की उस अवस्था को, चेतना की उस अवस्था को हम उपचेतन अवस्था के नाम से जानते हैं। मतलब कोशिश करने के बाद प्रश्नों का उत्तर देने में वह सक्षम हो जाता है। तीसरा है अचेतन अवस्था। यह वैसी मानसिक अवस्था है या इसमें वैसी मानसिक क्रिया को रखा जाता है जिसमें या जिसका चेतना व्यक्ति को वर्तमान में नहीं होता है, और लाख कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति पढ़े हुए विषय को या सुने हुए बात को याद नहीं कर सकता है या पुनः स्मरण में नहीं ला सकता है। जैसे एक बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा हो, लेकिन शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए बात को क्लास में बैठकर वह न सुन रहा हो, या क्लास में होकर भी केवल उसका बॉडी क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन ब्रेन यदि क्लास से एब्सेंट है तो शिक्षक जो पढ़ाएगा उसे समझ में क्या होगी, नहीं आएगी। लेकिन यदि उस बच्चा को शिक्षक खड़ा करा कर प्रश्न करता है तो चूंकि उसने सुना ही नहीं तो क्या उत्तर दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। लाख कोशिश के बाद भी यदि व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है, मतलब उसके बारे में अगर वह जानता था लेकिन वर्तमान में वह भूल गया हो, तो इस अवस्था को हम अचेतन अवस्था के नाम से जानते हैं। अब फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास की या व्यक्तित्व के मनोगतिक विकास की एक और अवस्था का जिक्र किया है जिन्हें मनोलैंगिक अवस्था या व्यक्तित्व के विकास की अवस्था के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास के 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है, या मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है। उस 5 अवस्था का नाम है मौखिक अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, जननांगीय अवस्था और काम प्रसुप्ति अवस्था। मन में प्रश्न होगा मौखिक अवस्था या मुखी अवस्था क्या है? तो मौखिक अवस्था या मुखी अवस्था किसी बच्चा के या किसी बालक के विकास की वह अवस्था है जिसकी अवधि जन्म से लेकर 18 माह तक की होती है। इस उम्र में बच्चा की मुख्य क्रिया मौखिक चूषण, मतलब एक बच्चा इस उम्र में अपने जीवन के सभी आनंद को चूसकर प्राप्त करता है। और मौखिक अवस्था में बच्चा 2 प्रकार की मुख्य क्रियाएं करता है। पहला मौखिक चूषण, मतलब हर चीज को मुंह से चूसता है। दूसरा मौखिक दंशन, मतलब मुख से या अपने दांतों से हर कुछ को जो भी पकड़ा जाए उसे काटने का प्रयास करता है। मतलब मौखिक अवस्था में चूसने और दांत से काटने की क्रिया करता है बच्चा। यह अवस्था 0 से लेकर 18 माह तक की होती है। दूसरा गुदीय अवस्था, 18 माह से लेकर 4 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है बच्चा का, उस अवस्था को हम गुदीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा मल मूत्र त्यागने में विशेष रुचि दिखाता है। इसी अवस्था में माता पिता अपने बच्चे को मल मूत्र त्यागने की विशेष प्रशिक्षण देते हैं। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था का जो समय होता है वह 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा की रुचि का केंद्र बिंदु लिंग होता है। लैंगिक अवस्था में बालक हो या बालिका हो, लिंग के प्रति उसकी आकर्षण थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। लैंगिक अवस्था में एक लड़की के मन में, एक लड़की में इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का विकास होता है
और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि के विकास के कारण वह अपने माता जैसी व्यवहार करता है और अपने पिता के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, प्रेम की भावना को दिखाता है। और लड़का में 4 से 7 वर्ष की अवस्था में इडिपस मनोग्रंथि का विकास होता है और अपने पिता जैसा व्यवहार करता है और इडिपस मनोग्रंथि के कारण लड़का अपने मां की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। चौथा है जननांगीय अवस्था। जननांगीय अवस्था को हम अव्यक्त अवस्था के नाम से जानते हैं और इस अवस्था में मतलब जननांगीय अवस्था या अव्यक्त अवस्था में एक बच्चा विपरीत लिंग के प्रति विकर्षण होता है, विपरीत लिंग से यह दूर भागने का प्रयास करता है, लिंग के प्रति इसकी संवेदनाएं शून्य हो जाती और जननांगीय अवस्था का जो उम्र है वह 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच होती है और 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की जो अवस्था है उस अवस्था को हम काम प्रसूति या जनन अवस्था के नाम से जानते हैं। और इस अवस्था में चाहे वह मेल हो या फीमेल हो उसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज्यादा देखने को मिलती है। धन्यवाद।